देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान, आपके साथ मैं हूं आसिफ। ये खबर अलवर से है, अलवर के बहरोड क्षेत्र से, जहां बरडोड टोल प्लाजा के पास रविवार रात को कैंपर गाड़ी में सवार होकर आए बदमाशों ने स्विफ्ट गाड़ी में सवार 3 लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। फायरिंग में स्विफ्ट कार में सवार 2 लोगों को गोलियां लगी भी, जिनको तुरंत मौके पर पहुंची बहरोड पुलिस अस्पताल लेकर आई, जहां डॉक्टरों ने उन दोनों को जयपुर रेफर कर दिया है। और राजेंद्र शर्मा अलवर से हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। वहीं से गाड़ी पीछे लगा उसके भाई 4-5 और थे, बाकी फिर ये टोल पे आके पीछे पहले गाड़ी भिड़ाई, फिर टोल पे आके हमने लेफ्ट मारा तो पीछे से पहले गाड़ी मारी, फिर फायरिंग कर दी। अभी 2 पेशेंट आए थे, एक देवेंद्र शर्मा लोग, एक इंद्र शर्मा मुस्लिम, दोनों बादशाही के रहने वाले हैं। देवेंद्र के लेफ्ट थाई पे गोली। और राजेंद्र हमारे साथ जुड़ गए अलवर से, उनसे बात करते हैं। राजेंद्र, क्या अपडेट इस वारदात को लेकर? क्या शिनाख्त की गई हमलावरों की? कौन लोग थे? चूंकि टोल प्लाजा पे हुआ है तो गाड़ी के नंबर सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुए होंगे, और कब की ये घटना है? जी, ये घटना जो है वो अभी आज सुबह की है। करीब रात 1 बजे जो बदमाश हैं वो उन्होंने इनका पीछा किया, और 1:30 बजे के करीब जैसे ही ये बहरोड टोल को पार किया, तभी बदमाशों की कैंपर गाड़ी ने उनको रोकने की कोशिश की, और जैसे उन्होंने जब रोकने की कोशिश की तो उन्होंने हमला शुरू कर दिया, और उसके बाद फायरिंग की गई। इस घटना में जो स्विफ्ट डिजायर कार में सवार जो 2 लोग हैं उनको गोली लगी है, और जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिन लोगों को गोली लगी है उसमें महेंद्र और देवेंद्र 2 लोग हैं, और ये लोग अपने गांव से रात करीब 1 बजे श्याम बाबा के दर्शन करके लिए निकले थे, और उनके पीछे ही जो बदमाश थे उन्होंने उनका पीछा शुरू कर दिया था। फिलहाल जो पुलिस की पूछताछ में जो घायल हैं जिनको गोली लगी है, उन लोगों ने बताया है कि ये जो गांव के ही जो लोग हैं उन्होंने से 3 लोगों को उन्होंने पहचाना है, और उन लोगों ने उनका पीछा किया। उसके बाद जब उन्हें रोकने की कोशिश की है तो वो नहीं रुके, और तब फायरिंग की गई। बताया जा रहा है कि 20 से 25 राउंड फायर किए गए हैं। अब फिलहाल बहरोड पुलिस है, इस पूरे मामले पर मीडिया ने बात करनी चाहिए तो उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से जो लोग हैं जिन्होंने बदमाशों ने फायरिंग की है, कौन कौन लोग हैं। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं, जो गाड़ियों के नंबर लिए गए हैं। हालांकि जो घायल हैं जिन्होंने नामजद लोगों के खिलाफ FIR दी है बहरोड थाने में, तो फिलहाल पुलिस है जो बदमाशों का पीछा करने में लगी हुई है। पुलिस का कहना है कि उनकी जो 2 टीमें हैं वो बदमाशों का पीछा कर रही है, लेकिन अभी तक पुलिस को कामयाबी नहीं मिल पाई है। ये तो पक्ष हुआ राजेंद्र पुलिस का कि शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जिनके ऊपर गोलियां चलाई उन्होंने नाम बताए कि किसने हमला किया है? जी, उन्होंने नाम बताए हैं कि गांव के ही जो लोग हैं उनको पहचाना है, और उनके बाद उन जो लोगों के नाम पुलिस को बता दिए गए हैं, और जो पुलिस है उन जो नाम बताए हैं उन नामों के आधार पर गांव में वो लोग हैं या नहीं है, और क्या वही लोग थे, वो सीसीटीवी फुटेज पुलिस खंगालने में जुटी हुई है। राजेंद्र, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। सीकर के नवलगढ़ रोड पर सड़क के बीचों बीच पानी में डूबने से शनिवार रात एक छात्र की मौत हो गई। सड़क पर सीवरेज के काम के लिए गड्ढा खोदा गया था, और इसी में कोचिंग में पढ़ रहा 12वीं क्लास का छात्र डूब गया। हादसे के बाद आक्रोशित विभिन्न संगठनों ने आज अनिश्चितकाल के लिए सीकर बंद का आह्वान किया है। भाजपा, माकपा, तेजा सेना सहित विभिन्न संगठनों ने मामले में दोषियों पर कार्रवाई होने तक अनिश्चितकाल के लिए सीकर बंद का आह्वान किया है। सीकर के बाजार आज पूरी तरीके से बंद रहेंगे। इस हादसे के बाद सीकर नगर परिषद, जिला प्रशासन और स्थानीय विधायक पर सवाल उठ रहे हैं।
लोग लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। रात को ही नगर परिषद में नेता प्रतिपक्ष अशोक चौधरी के नेतृत्व में भाजपा के पार्षद अस्पताल पहुंचे और नगर परिषद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मामले की गंभीरता को देखते हुए गोविंद सिंह डोटासरा सहित कई जनप्रतिनिधि भी अस्पताल पहुंचे। उद्धव नगर थाना है, उसके पास में जो पुलिया है, पुलिया से नीचे कोई गड्ढा है और गड्ढे में कोई व्यक्ति विशेष गिर गया है। नौजवान व्यक्ति बता रहे थे। त्वरित कार्रवाई करते हुए ये नागरिक सुरक्षा दल की जो विशेष टीम है वो वहां से रवाना हुई। जब हमने गड्ढे की गहराई का पता किया तो ये 15 फुट के लगभग गहरा गड्ढा था और स्कूबा हम लोग सेट कर रहे थे, लेकिन हमने फिर कैलाश मीणा ने बताया कि हम लोग एक बार ऐसे ही प्रयास करते हैं, तो प्रयास करने के साथ में हमारे ड्राइवर राम स्वरूप रणवा को डेड बॉडी मिली। शिक्षा नगरी को कलंक लगने का काम हुआ है। जिस प्रकार से यहाँ का नकारा निकम्मी जो सरकार है, यहाँ को जो गैर जिम्मेदार विधायक, सभापति और प्रशासन है, उसके कारण आज हमारा यहाँ पर कोचिंग में पढ़ने आया एक युवा की यहाँ पर पानी के अंदर डूबने से मृत्यु हुई है। नवलगढ़ रोड की जब बात की जाए, लगातार पिछले 2 साल से हम मांग कर रहे हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वहाँ के व्यापारी, वहाँ के लोग सड़कों पर बैठे हैं। कमिश्नर को वहाँ पर पानी के अंदर चलाने का वहाँ पर लोग काम कर रहे हैं। इसके बावजूद आज जिस प्रकार की एक युवा की मृत्यु का दुखद समाचार मिला है, सीकर की शिक्षा नगरी पर इन्होंने धप्पा लगाने का काम किया है। और संदीप हुड्डा सीकर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, एक आम आदमी की जिंदगी कितनी सस्ती है अंदाजा लगाया जा सकता है। प्रशासन की लापरवाही के चलते एक 12वीं क्लास के छात्र की डूबने से मौत होगी। बेहद शर्मनाक इसे कहा जा सकता है। इस गड्ढे की जिम्मेदारी लेगा कोई? क्या किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? बिल्कुल देखिए, सिर्फ मैं बताना चाहूंगा कि ये वही नवलगढ़ रोड है जिसको लेकर के सरकार ने 2 साल पहले इसके पानी प्रोजेक्ट के लिए, ड्रेनेज के लिए, सीवरेज के लिए बजट जारी कर दिया था और उसके बाद आज तक जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, नगर परिषद है, चाहे यहाँ के सभापति हैं, आयुक्त हैं, इसका काम पूरा नहीं करवा पाए। आपने देखा भी होगा कि पिछले दिनों इसी को लेकर के एक मीटिंग हुई थी जिसमें पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और राजेंद्र पारिक भी आमने सामने हो गए थे कि जिसमें इसी जो रोड का जो मुद्दा था ये लगातार लोग उठा रहे थे। 80 दिन तक लोगों ने अनशन किया इस पानी निकासी की मांग को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं बिल्कुल गंभीरता से इस पूरे मामले को प्रशासन ने नहीं लिया और उसी की वजह है कि आज एक छात्र को अपनी जान देनी पड़ी। और उसके बाद लगातार जो लोग हैं उनमें जबरदस्त आक्रोश है। कल रात से जब से घटना हुई उससे सोशल मीडिया और तमाम जो प्लेटफॉर्म है उस पर लोग अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। और आज चूंकि विभिन्न संगठनों ने सीकर बंद का आह्वान किया जिसको भाजपा, माकपा, तेजा सेना और एसएफआई तमाम जो संगठन है उन्होंने समर्थन दिया, तो निश्चित रूप से जनाक्रोश इस मामले में जबरदस्त है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिन लोगों ने ये काम नहीं किया या जिनकी लापरवाही रही है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। जो मांग जो रखी जा रही है वो भी यही रखी जा रही है कि इनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इसके साथ साथ जो जिसकी भी इसमें लापरवाही रही है उन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जी आसिफ। संदीप बने रहिएगा। जीवन खान सभापति नगर परिषद हमारे साथ हैं। जीवन खान साहब, कौन जिम्मेदारी लेगा इस बच्चे के मौत की? देखिए, ये जो घटना है बड़ी दुख की घटना है और मैं इसका ये जांच का विषय है, मैं इसकी जांच करवाऊंगा। संबंधित जो कंपनी और ठेकेदार है वो उसकी गलती है, वो जिम्मेदारी उन पे है, वो लेंगे। जो भी उचित कार्रवाई उनके खिलाफ करेंगे। खान साहब, एक खड्डा खोदा जाता है, बारिश का पानी उसमें भर जाता है, ये बच्चा है, दूसरे हादसे हो सकते हैं और वाहन उसके अंदर फंस सकते हैं। क्या जिन लोगों को खड्डा खोदने की जिम्मेदारी दी गई थी केवल खड्डा खोदा गया, उसमें कोई काम नहीं किया गया? आप अंदाजा लगा सकते हैं जीवन साहब कि उस बच्चे के घर वालों पे क्या बीत रही होगी? बिल्कुल सही बात है। बच्चा मेरे ही परिवार का बच्चा है, बच्चा किसी का भी है, तो ऐसा नहीं है कि वो एक परिवार का बच्चा है। मैं उसी घटना की दुख की घटना है और मैं बच्चे के परिवार के साथ। जीवन साहब, कानूनी कार्रवाई होगी, वो लोग जेल के पीछे जाएंगे जिनकी वजह से वो बच्चे की मौत हुई है? बिल्कुल 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 कानूनी कार्रवाई होगी, बिल्कुल। शुक्रिया जीवन साहब, न्यूज 18 राजस्थान से बातचीत करने के लिए। संदीप, जीवन खान सभापति नगर परिषद सीकर से बात हुई, कहना है कि कानूनी कार्रवाई करेंगे। अब सवाल ये है संदीप, उस बच्चे के बारे में कोई जानकारी दीजिए। क्या सीकर का रहने वाला बच्चा था, दूसरी जगह से आके पढ़ाई कर रहा था?
देखिए, हमीरी कला गांव है झुंझुनू के अंदर मलसीसर इलाके में, वहां का रहने वाला युवराज मीणा नाम का ये बच्चा था और यहाँ पर चूंकि 12वीं कक्षा में पढ़ भी रहा था और साथ में सीकर में बड़ी संख्या में जो स्टूडेंट है वो IIT और तमाम जो नीट की तैयारी करने के लिए रहते हैं, तो निश्चित रूप से ये बच्चा भी जो एक कोचिंग संस्थान है उसमें पढ़ाई करके अपनी तैयारी कर रहा था IIT की, और साथ में 12वीं कक्षा में पढ़ता था और PG में यहाँ पर रह रहा था। बताया जा रहा है कि ये 3 या 4 भाई बहन है, वो सभी सीकर में ही रह करके तैयारी कर रहे थे और ये जब कोचिंग से निकला बच्चा और उसके बाद अपने PG में जा रहा था, तो रास्ते में ये जो गड्ढा है वो सड़क के बीचों बीच खोदा गया था, पानी भरा हुआ था। क्योंकि सिचुएशन ऐसी होती है आसिफ की थोड़ी सी भी अगर तेज बारिश आ जाती है तो उसके बाद नवलगढ़ रोड, पिपराली रोड सब कुछ भगवान भरोसे, और यही सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट है सीकर में वो रहते हैं, तो सबको पानी के बीच से जाना पड़ता है। 2-3 दिन जब पहले बारिश हुई तो उस वक्त भी पिपराली रोड की हालत ये हो गई थी, नवलगढ़ रोड पर तो पानी भरता ही है, पिपराली रोड की हालत भी ये हो गई थी कि उसके अंदर से जो स्टूडेंट गुजर रहे थे। संदीप, ये विडंबना है, हर साल बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, विकास के बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, हर बार जो है विकास के नाम पर वोट मांगे जाते हैं, लेकिन संदीप एक बरसात, मॉनसून की एक बरसात इन तमाम नेताओं के दावों और वादों की पोल खोल कर रख देती है। आम आदमी सड़क पर ऐसे फंस जाता है जैसे किसी दरिया के बीच में फंस गया हो। आज तक इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं किया गया। निश्चित रूप से बजट जब जारी हो जाता है और उसके बाद विडंबना ये आती है कि पिछले मानसून की बात कर रहे हैं, पिछला जो मानसून सत्र था उसमें लोगों ने 80 दिन तक धरना दिया लगातार, कितना संघर्ष किया लोगों ने इस काम को पूरा करवाने के लिए। उस वक्त ये जो तमाम जनप्रतिनिधि आज जो संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, इन्होंने खुद ने उस वक्त ये कहा था कि जो अगले मानसून से पहले, यानी कि ये जो सीजन चल रहा है इससे पहले पूरा काम कर लिया जाएगा और अगले मानसून में बिल्कुल भी नवलगढ़ रोड के जो लोग हैं उनको परेशानी नहीं होगी। लोगों को तो परेशानी हो ही रही है, साथ में इस बच्चे को अपनी जान गंवानी पड़ी, तो ये बड़ी विडंबना मानी जा सकती है कि किस तरह से जो सरकार ने पैसा भी दे दिया और उसके बाद भी जो आमजन को न तो राहत मिली और इस तरह के हादसे और हो रहे हैं। जी संदीप, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। हमारे संवाददाता संदीप जानकारी दे रहे थे, ये 12वीं क्लास के छात्र की डूबने से सीकर में मौत हुई है। ये छात्र झुंझुनू के एक गांव का रहने वाला था, सीकर आकर कोचिंग के लिए पढ़ाई कर रहा था, कोचिंग में पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई करके लौट रहा था और उसके बाद इसी खड्डे में, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, देर रात डूबने से उसकी मौत हो गई और विकास के वो तमाम वादे इसी खड्डे में उस बच्चे के साथ डूबकर मर गए। और ये खबर डूंगरपुर से है। एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर ठगी की गई। ठगी करने वालों को पुलिस ने दबोच लिया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तालोरा गांव से गिरफ्तार किए गए लड़कियां सप्लाई करने का झांसा देते थे, ऑनलाइन एडवांस पेमेंट लेकर फोन कर देते थे। बंद आरोपियों से पूछताछ में पुलिस जुटी हुई है। ये खबर डूंगरपुर से, एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर यह ठगी की गई है। लड़कियां सप्लाई करने का झांसा देते थे। जयेश डूंगरपुर से हमारे साथ जुड़ गए। जयेश, क्या जानकारी इस खबर के बारे में और क्या अपडेट, पुलिस ने क्या कुछ कहा? देखिए, ये जो साबला थाना पुलिस है उसको सूचना मिली थी कि क्षेत्र के कुछ युवा जो है वो मोबाइल पर लड़कियों के फोटो जो है वेबसाइट पर डालकर उन्हें सप्लाई करने के नाम पर लोगों से ठगी करते हैं, जिस पर पुलिस ने तालोरा गांव में दबिश दी थी। तो तालोरा गांव के तालाब के पास में 3 युवक खड़े थे जो मोबाइल पर कुछ काम कर रहे थे। पुलिस ने उनको हिरासत में लेकर उनके मोबाइल चेक किए तो उनके मोबाइल में अश्लील जो एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर वेबसाइट पर लड़कियां उपलब्ध करवाने के झांसा देकर लोगों से ठगी के जो मैसेज थे वो मिले। उसके बाद पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने बताया कि ये जो लड़कियों के फोटो वेबसाइट पर पहले पोस्ट करते थे और उन लड़कियों को सप्लाई करने के नाम पे लोगों से पहले एडवांस लेते थे, उसके बाद उनका नंबर ब्लॉक लिस्ट में डालते थे। इस प्रकार उन्होंने जो राजस्थान और देश के अन्य भागों, पूरे देश भर से हजारों सैकड़ों लोगों के साथ ठगी की बात कबूली है। फिलहाल पुलिस जो है वो आरोपियों से पूछताछ कर रही है। जयेश, जानकारी के लिए धन्यवाद।
राजसमंद की कुंवारिया तहसील के मादड़ा गांव में जमीनी विवाद में हुए खूनी संघर्ष में एक व्यक्ति की मौत हो गई। अगर पुलिस ने इस मामले में प्रकरण दर्ज करते हुए मृतक के दोनों भाइयों को हिरासत में ले लिया। बाबूलाल गुर्जर ने बताया कि मृतक भैरूलाल के 4 भाई हैं। सभी भाई अलग अलग हिस्से में रहते हैं और बंटवारे में मकान का पुराना हिस्सा भैरूलाल के हिस्से में आया था। इस पर भैरूलाल ने 2 महीने पहले अपने घर का निर्माण शुरू करवाया। इस विवाद में सोहनलाल और जगदीश ने हमला बोल दिया। इससे बड़ा भाई भैरूलाल के सिर में चोट आने से गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन उसे हॉस्पिटल लेकर गए। उसके बाद उसे उदयपुर और बाद में अहमदाबाद रेफर किया गया, लेकिन शनिवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। ऐसे में परिवार में मातम है। कुंवरिया राजसमंद की घटना है और ये पारिवारिक संघर्ष था पुश्तैनी जायदाद को लेकर, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है। आगामी विधानसभा की चुनाव की रणनीति को लेकर बीजेपी की इस बार कोर ग्रुप की बैठक सवाई माधोपुर में होने जा रही है। आज और 10 जुलाई को होने वाली बैठक में आगामी चुनाव और पार्टी के आगामी 3 महीने की कार्य योजना पर चिंतन होगा। खास बात यह है कि बैठक में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष मौजूद रहेंगे। इसके अलावा कोर ग्रुप के सदस्यों में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, सह प्रभारी विजया राहटकर, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, उपनेता प्रतिपक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया और भाजपा के कुछ और चेहरे शामिल होंगे। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की नवगठित कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष और महामंत्री भी शामिल होंगे। 2 दिनों की बैठक में अलग अलग सत्र आयोजित होंगे। और गिरिराज शर्मा सवाई माधोपुर से हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। गिरिराज, तमाम बड़े दिग्गज नाम सवाई माधोपुर में बीजेपी के इकट्ठा होने जा रहे हैं, क्या अपडेट? जी देखिए, जो आज बैठक होने वाली है इसे एक बड़ी बैठक के रूप में देखा जा रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि पूर्व के विधानसभा चुनाव में भरतपुर संभाग जो भाजपा के हाथों से पूरी तरीके से खिसक गया था, तो इस बार बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में जीत की फतेह करने के लिए सबसे पहले भरतपुर संभाग को चुना है। और चूंकि जैसे पिछले जो महीनों हैं उन पर भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनका दौरा भी भरतपुर संभाग से ही शुरू हुआ था, तो ऐसे में अब आगामी विधानसभा चुनावों के लिए जो शंखनाद है वो बीजेपी सवाई माधोपुर से यानी कि भरतपुर संभाग से करने वाली है। ऐसे में जो बीजेपी के जो नेता है उनके आने का सिलसिला शुरू हो गया है। भाजपा के जो प्रदेश महामंत्री हैं चंद्रशेखर, वो भी यहाँ पर कल पहुंच गए हैं। यहाँ पर एक तैयारियों को लेकर के एक बैठक भी आयोजित की गई है और आज भी जो तमाम नेता हैं वो यहाँ पर पहुंच जाएंगे, जिसमें राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, पूर्व मुख्यमंत्री हैं वसुंधरा राजे, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, सह प्रभारी विजय राहटकर, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर शामिल हो चुके हैं, यहाँ पर आप पहुंच चुके हैं। इसके अलावा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, उप नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी सहित तमाम जो कई जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे। और इसके अलावा केंद्र सरकार के लगभग आधा दर्जन से अधिक जो मिनिस्टर हैं वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे और इसे एक चिंतन शिविर के रूप में भी इस बैठक को देखा जा रहा है। और साथ ही में विजय संकल्प जो बैठक है उसको लेकर के भी इस बैठक को देखा जा रहा है। तो तमाम जो कई बड़ी बातें हैं वो यहाँ पर होंगी। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के रणनीति तय की जाएगी और खासतौर से भरतपुर संभाग पर एक बड़ा फोकस होगा और फिर यही जो स्ट्रेटेजी है वो जो प्रदेश के अन्य जो हिस्से हैं उनमें भी लागू होगी। जी गिरिराज, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष इसमें मौजूद रहने वाले हैं और सवाई माधोपुर में बैठक होने जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया इसमें मौजूद रहेंगी। कई बड़े नेता इसमें जुटने वाले हैं और सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। बीजेपी पूरी रणनीति के साथ इस विधानसभा चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है। और ये खबर दिल्ली से है। बीजेपी में नियुक्तियों का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्यों की नियुक्ति हुई। राजस्थान से सांसद किरोड़ीलाल मीणा को राष्ट्रीय कार्यसमिति का सदस्य बनाया गया है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और उप नेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया को भी राष्ट्रीय कार्यसमिति का सदस्य बनाया गया है।
10 राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्यों में से राजस्थान में 2 राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य बनाए गए हैं। तो सांसद किरोड़ीलाल मीणा और सतीश पूनिया ये राष्ट्रीय कार्यसमिति के सदस्य बने। चुनाव को लेकर, आने वाले चुनाव को लेकर ये नियुक्तियां की गई। इसमें से राजस्थान से 2 नाम सामने आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बीकानेर के दौरे पर रहे। यहां उन्होंने 25,000 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। साथ ही कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। देखते हैं इस रिपोर्ट में। बीकानेर में पीएम ने भरी हुंकार। कांग्रेस पर जमकर किया प्रहार। कांग्रेस का मतलब है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। विकास कार्यों की दी सौगात। क्या चुनाव में बनेगी बीजेपी की बात? एक तरफ मेघ गरज रहे थे तो दूसरी ओर नौरंग देसर के सभा स्थल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी कांग्रेस पर इंद्रदेव की तरह जमकर बरसे। पीएम ने कांग्रेस में परिवारवाद पर वार किया और कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई पर भी प्रहार किया। साथ ही जनसभा में पीएम मोदी ने कांग्रेस की एक नई परिभाषा बताई। पीएम ने कहा, कांग्रेस मतलब लूट और झूठ का बाजार है। साथियों, कांग्रेस का मतलब है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। लूट की दुकान, झूठ का बाजार, जो ये इन दिनों बड़े बड़े वायदे किए जा रहे हैं, उसमें लूट के इरादे और झूठ के पिटारे के सिवा और कुछ नहीं है। पीएम मोदी अपनी जनसभा में यही नहीं रुके। पीएम मोदी लगातार कांग्रेस पर हमला बोलते रहे। पीएम ने आगे कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इतने सालों में कांग्रेस ने बहुत नुकसान किया है। ये बात कांग्रेस के नेता भी अच्छी तरह से जानते हैं और राजस्थान में कांग्रेस की हार सुनिश्चित है। यहाँ की सरकार अभी से बाय बाय के मोड में आ गई है। कांग्रेस सरकार ने 4 सालों में राजस्थान का बहुत नुकसान किया है और ये बात कांग्रेस के नेता भी अच्छी तरह जानते हैं। राजस्थान में कांग्रेस की हार इतनी सुनिश्चित है कि यहां की सरकार अभी से बाय बाय मोड में आ गई है। इससे पहले पीएम मोदी ने बीकानेर को 25,000 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी। पीएम ने बीकानेर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का लोकार्पण किया। साथ ही पीएम ने ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की भी सौगात दी। 6 लेन वाले ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे प्रदेश में 500 किलोमीटर से ज्यादा तक फैला है, जो हनुमानगढ़ के जाखड़ा वाली गांव से जालौर के खेतलावास गांव तक जाता है। इस दौरान पीएम ने कहा कि आज एक्सप्रेसवे के मामले में राजस्थान में डबल सेंचुरी मारी है। यानी एक तरह से एक्सप्रेसवे के मामले में राजस्थान ने डबल सेंचुरी मार दी है। पीएम के कांग्रेस पर वार को लेकर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। कांग्रेस नेता ने कहा, प्रधानमंत्री जिस राज्य में जाते हैं उसी को देश की भ्रष्ट सरकार बता देते हैं। साथ ही कहा कि पीएम के भ्रष्टाचार के आरोप सिर्फ चुनावी जुमले हैं। राजस्थान में तो काम के आधार पर कांग्रेस बात करती है। सिर्फ डायलॉगबाजी करके बीजेपी के नेता ये दर्शाना चाहते हैं, बड़ी बड़ी बातें। अरे सेवा का मंदिर है कांग्रेस। जिस कांग्रेस ने देश में आजादी की लड़ाई लड़ी, वो कांग्रेस काम को सेवा मानकर, काम को अपना आधार मानकर राजनीति करती है। बीजेपी तो डायलॉगबाजी करती है, ये करेगी। आरोप लगाना आसान है। आप इस तरह के भाषण देकर ये उम्मीद नहीं है, प्रधानमंत्री हमारे भी हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, तो हमारी एक की भाषा इस तरह की वो बता दो।
राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कितनी एक्टिव है, ये इस बात से पता चलता है कि पिछले 9 महीनों में पीएम मोदी का ये 7वां राजस्थान दौरा था। प्रदेश सरकार से लेकर केंद्र के बीजेपी नेता भी अभी से जनता को साधने में लगे हुए हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि राजस्थान को दिए गए पीएम की सौगात से बीजेपी को चुनाव में कितना फायदा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। और ये खबर नागौर से है। 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने का मामला सामने आया है। मामले में हैरानी भरा घटनाक्रम सामने आया है। जिले के एक बड़े राजनेता के भतीजे का हाथ तोड़ दिया गया। गत रात में दबिश के नाम पर मारपीट कर हाथ तोड़ा गया। राजनेता ने मामले को बेहद सीरियसली लिया। ये राजनेता खुद आम लोगों के लिए संघर्ष करते हैं। मामले में एसएचओ नरेंद्र जाखड़ सहित 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए हैं। हेड कांस्टेबल लुकमान, कांस्टेबल प्रेमाराम, सुभाष और नरेंद्र को सस्पेंड किया गया। फायरिंग के आरोपियों को पकड़ने के लिए दबिश दी थी। इस दौरान नेता के भतीजे का हाथ तोड़ा गया, जबकि युवक की फायरिंग में कोई भूमिका नहीं थी। प्रारंभिक जांच के बाद एसपी ने इन 5 को सस्पेंड कर दिया। सैनिक कल्याण बोर्ड अध्यक्ष कर्नल मानवेंद्र सिंह जसोल 1 दिवसीय जैसलमेर दौरे पर रहे। मानवेंद्र सिंह जसोल के जैसलमेर पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया। इस दौरान मानवेंद्र सिंह जसोल ने न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत में कहा कि इस बार कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। कर्नाटक के बाद अब विश्वास है कि राजस्थान में फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। अभी कहां से लड़ रहा हूं मुझे खुद पता नहीं है, ना किसी ने चर्चा करी है। और संभावना सरकार को वापस आने की पूर्ण संभावना है और अच्छी तरह से अगर संचालन हो, व्यवस्था हो, जैसे कर्नाटक में हुआ है, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस सरकार वापस राजस्थान में आएगी और जो जनता के हित में जो कार्य हुए वो आगे चलते रहेंगे, उनमें कोई रुकावट नहीं आएगी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। गरीब भाइयों बहनों को मिला है 20 लाख घर। हमने देश भर में करीब 50 करोड़ गरीबों के बैंक खाते खोले। इस वजह से राजस्थान के 3 करोड़ गरीबों को पहली बार बैंक की सुविधा मिली। कोरोना के मुश्किल समय में यही बैंक खाते गरीबों की सबसे बड़ी ताकत बने। भाई और बहनों, विकास पूरी तरह से जनता तक तब पहुंच पाता है जब देश और प्रदेश की दोनों सरकारें साथ मिलकर ईमानदारी से काम करें। पिछले 4 वर्षों में राजस्थान में हालात इसके बिल्कुल उलट रहे हैं। हम दिल्ली से योजनाएं यहां राजस्थान में भेजते हैं।